हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं स्टार्ट करूँगा पूर्वालोकन सीरीज़। ये सीरीज पूरी तरीके से पूर्वालोकन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं जो ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो होगी आधुनिक भारत के इतिहास से। तो हम इस पूरी सीरीज के दौरान एक टारगेट बेस्ड ये पूरा प्रोग्राम होगा। तो हम 25 डेज में क्विक रिवीजन करेंगे इस पूरे पूर्वालोकन सीरीज का, जो कि पॉसिबल है, मैं बताऊंगा। आप बस मुझे फॉलो करिएगा और हम इसको 25 डेज में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप मेरे इस एक लेक्चर जो रहेंगे वो 1 से 1.25 घंटे के रहेंगे। उस लेक्चर में जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस का आप एक शॉर्ट नोट्स से बना लीजिएगा। वो भी मैं वीडियो आपको डाल दूंगा कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, 25 डेज में अपना कंप्लीट करेंगे पूरी पूर्वालोकन सीरीज को। और उसके बाद 5 डेज में जो हमने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट 5 डेज में फिर हम उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। उस दौरान हम 3 टेस्ट देंगे, फुल टेस्ट यूपी पीसीएस के। वो किसी भी कोचिंग का आप दे सकते हैं, जो भी एक रेपुटेटेड कोचिंग है जो यूपी पीसीएस बेस्ड होती हैं। मैं किसी कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे। आप किसी भी कोचिंग का एक नोट्स उठाइए, 3 नोट्स, फुल टेस्ट नोट्स, और उनको दीजिएगा, ठीक है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। मैं बिल्कुल केवीसी स्टाइल में इसको करूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे रहा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय कंपनियों निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय बाजार में समय समय पर प्रवेश। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय बाजारों में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसके ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो हम सभी जानते हैं सबसे पहले भारत में जो आया था वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ से आया था? ये आया था 1498 में, और ये आया था हमारा पुर्तगाल से, ठीक है। तो पहला 4 नंबर पहले नंबर पे आ जाएगा। तो देखिए, इसमें 4 नंबर किसमें? पहले पे बी। तो हम डायरेक्ट आंसर बी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें और भी ऑप्शन पता होने चाहिए, क्योंकि कल को जंबल हो सकता है। तो अब देख लीजिए, सेकेंड नंबर पे जो लोग आए थे वो थे डच। डच क्या थे? एक तरीके से व्यापार करते थे पुर्तगालियों के साथ। व्यापार क्या, एक तरीके से उनके सामान को जो भारत या पूर्व के देशों से जो पुर्तगाल लेके सामान जाती थी यूरोप के अन्य कंट्रियों तक, डच लोग उसको पहुंचा देते, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते थे। जब उन्होंने पुर्तगाल की समृद्धि को देखा तो वो लोग भी इस फील्ड में आ गए, ठीक है। तो ब्रीफ ब्रीफ करते हुए चलेंगे। तो सेकंड नंबर हो जाएगा डच, थर्ड नंबर पे अंग्रेज, फोर्थ नंबर पे फ्रांसीसी, और सबसे आखिरी में आए थे डेंस। डेंस डेनमार्क के लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले लोग कौन थे? सर्वप्रथम की बात की, पुर्तगाली लोग थे जो सर्वप्रथम आए थे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सीधा डी। हमने पहला क्वेश्चन जो किया था उसी के बिहाफ पे हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। यही जो पी वाई क्यूज होते हैं, जो पूर्वालोकन सीरीज हम करने की बात करते हैं, तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो देखते हैं आने वाले सालों में भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में आए थे जिन्होंने व्यापार संबंध स्थापित किए थे। अगर इसमें कहीं इटली होता, क्योंकि मध्यकाल में 12वीं शताब्दी में इटली का एक यात्री था, इसका नाम था मार्को पोलो, जो चीन की यात्रा पे आया था और वो पूरब से बहुत सारी चीज़ें लेके गया था। अगर इटली होता तो हम इटली आंसर लगाते, ठीक। इटली नहीं था तो पुर्तगाल आंसर लगा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? अब हमने आपको पहले ही बता दिया 1498, और डेट और बता देते हैं। ये स्पेक्ट्रम की बुक में दी है, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के कालीकट पहुंचा। कालीकट में एक शासक था, इसका नाम जेमोरिन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? जैसे मैंने बताया, कालीकट पहुंचा और कालीकट में उसका शासक कौन था? जेमोरिन। तो वही स्वागत करेगा, तो इसका आंसर जेमोरिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब देखिए, पुर्तगाली शक्ति
और उसको स्थापित भारत में किसने किया था? वास्को डी गामा ने, अल्बुकर्क ने, बार्थोलोम्यू डियाज ने, जॉर्ज ऑक्सडन ने। तो देखो वास्को डी गामा जो था, जो भारत तक पहुंचा, लेकिन भारत तक पहुंचने के लिए उससे भी पहले एक खोज हुई थी। वो खोज कब हुई थी? वो हुई थी 1487 में। एक बंदा था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज जो था, वो अपने वहाँ से जो पुर्तगाल के शासक थे उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया। राजकुमार हेनरी था, ठीक है, उसने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा बेटा भाई आप जाओ और एक मार्ग ढूंढो। तो उसने एक मार्ग ढूंढा था जो लास्ट पॉइंट होता है, साउथर्न पॉइंट है साउथ अफ्रीका में, जो कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। वहां तक वो पहुंच गया था। कौन पहुंच गया था? बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में। वहां तक पहुंचने के बाद उसी रास्ते से वापस पुर्तगाल लौट आया। तो बात नहीं बनी। तो 1498 में फिर से ये बंदा एक चला हमारा, वास्को डी गामा। उसी मार्ग का अनुसरण करते करते ये पहुंचा पहले कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन है जिसकी सहायता से, अब्दुल माजिद करके नाम है, एक पायलट होता है जिसकी सहायता, गुजराती पायलट होता है, उसकी सहायता से ये अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से भारत तक पहुंचा, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बताना था कि सब वास्तविक संस्थापक कौन है। तो वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का था, वो उसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया था? उसने क्या क्या एक काम किया था। उसने भारत में जो महिलाएं थी, पुर्तगालियों से कहा भारत की महिलाओं के साथ आप शादी करो। और उसने बाकी जो अरब कंट्रीज के जो व्यापारी थे उन्हें भी यहाँ से मार कर भगा दिया था। और जितने सारे स्ट्रेट थे, मलक्का स्ट्रेट हो गया, अडन की खाड़ी हो गई, इन सबको भी जीत लिया था। तो असली संस्थापक कौन हो गया? अल्बुकर्क। कोई पूछ ले पुर्तगाली शक्ति का असली वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, ठीक है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि भाई प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? तो सभी को पता है कालीकट आए थे, लेकिन कालीकट में उनकी बात बनी नहीं थी। तो कालीकट से वो मूव कर गए थे कहाँ पर? वो मूव कर गए थे कोचीन में। क्योंकि वो क्या हुआ था, जैसे वास्को डी गामा पहले आया तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब बात पता लगी ये व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, अरब कंट्रीज वालों, अरब के जो व्यापारी थे उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो जब वो मित्र थे जमोरिन के, तो सेकेंड नंबर में यहाँ पे कैब्राल, जिसने ब्राज़ील का खोजी था, पेड्रो कैब्राल जो ब्राज़ील का खोजी था, जब वो भारत में आता है तब वो यहाँ पे क्या देखता है कि जैमोरिन उसका स्वागत नहीं करता है। जैमोरिन उसके साथ लड़ाई करना स्टार्ट करता है और अरब कंट्रीज़ के जो व्यापारी होते हैं वो भी इस युद्ध में शामिल होते हैं। तो वो कालीकट से अपना ध्यान हटाकर उसके बगल में एक और वेस्टर्न पॉइंट पे ही एक और पोर्ट है कोचीन, वहाँ कोचीन शिफ्ट हो जाता है। कोचीन में अपना पहला दुर्ग का निर्माण करता है। क्योंकि कोचीन का जो शासक होता है और यहाँ का कालीकट का, इन दोनों के बीच में बन नहीं रही होती, तो कोचीन वाले इसको शरण दे देते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोचीन। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन में। और गोवा पहला एक गोवा ऐसी जगह थी जिसे अल्बुकर्क ने जीता था। किससे जीता था? 1510 में जीता था, बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है। सो सिकंदर के बाद पहली एक जगह थी गोवा जिसको जीता था यूरोपियन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। अब देखिए, हुगली, हुगली वो जगह थी। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली। श्री रामपुर आता तो ये डेंस के साथ रिलेट करता है। डेंस ने अपनी कहाँ स्थापित की थी? श्री रामपुर में, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूंगा जिससे आपको आगे वाले क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने बंगाल में कहाँ स्थापित किया? तो हुगली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? देखो डचों के बारे में आ गया। तो डचों ने दो जगह किया था, एक चिंसुरा था, ठीक है, चिंसुरा। इसका राइट आंसर कहाँ डचों के लिए पूछ लिया है? तो चिंसुरा। तो अगर देखिए, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे पढ़ना चाहिए पीवाई क्यूज, मैं क्योंकि हम रिवीजन फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें कवर करते हुए नहीं चलेंगे। अब ये क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस का प्री में 2004 में।
अगर आपने चिंसुरा को भी कवर किया होता, ऑप्शंस को भी कवर करते हुए चले, तो हमें चिंसुरा पता होता चिंसुरा किसके लिए रिलेट करता है, डचों के लिए। ठीक है, श्रीरामपुर का मैंने आपको जैसे बताया था डेंस के लिए करता है। ठीक है, हुगली, हुगली किसके लिए कर रहा था, जो कि आंसर है पुर्तगालियों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप छठा क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल्स में पूछा गया था यही क्वेश्चन कि चिंसुरा डचों का किससे संबंध है, वो है चिंसुरा से। श्रीरामपुर टेंस और ऑप्शंस तक नहीं उन्होंने बदले, आप ये भी देखिएगा। यूपी पीसीएस क्या करता है कि ऑप्शन तक, वो मतलब एक क्वेश्चन तक नहीं बदलता है, क्वेश्चन बदल देता है, ऑप्शन तक नहीं बदलता है, सिंपल वही ऑप्शन चार उठा के उसमें रख दिए। ठीक है, तो आपको बड़ा स्मार्टली इसको देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डचों के लिए चिंसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पांडिचेरी है या जो अभी पुडुचेरी के नाम से जानी जाती है उसके संबंध में है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। अच्छा ठीक है, दूसरा पूछ रहा है पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी नहीं होंगे, डेफिनेटली कोई और होगा। ठीक है, क्योंकि डच भी बीच में आए थे, अंग्रेज भी बीच में आए थे, तो ये ऑप्शन गलत होगा 100%। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी ना जीती हो, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हुआ। तो उसने पूछा कथन सही कौन सा है, केवल एक कथन मुझे सही लग रहा है, वही आंसर है। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ब्रीफ में दिया गया है कि पांडिचेरी ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। ठीक है, पांडिचेरी ने इसके बाद डेनिस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां यहाँ स्थापित की थी। डेनिस बहुत बाद में आए थे, हम डचों की बात करें, डचों ने भी कहाँ अपना स्थापित स्थापित किया था, पुदुचेरी में, पांडिचेरी में। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती बसाई। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पे 1793 में कब्जा कर लिया। किसको हराया होगा उसके लिए, उन्होंने फ्रांसीसियों को हराया होगा। ठीक है, फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है। ठीक है, उस संधि के तहत पांडुचेरी या पुडुचेरी फ्रांसीसियों को, फ्रांस वालों को वापस लौटाया जाता है। तो इसका कथन केवल क्या आंसर होगा, केवल केवल ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन है। बहुत ही सिंपल आंसर, इसका आंसर है जैब चारनॉक। चारनॉक जो हैं वो कोलकाता शहर के संस्थापक हैं। इसको एक नाम से जानते थे, वो हम आपको नाम बता देते हैं, सुतानुती। पूछ सकता है कि कलकत्ता को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, सुतानुती के नाम से जानते थे कलकत्ता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत टफ है। अब क्वेश्चन टफ है, दिल्ली में तो नहीं किया गया होगा। ठीक है, अब बॉम्बे में किया गया होगा, मद्रास में किया गया होगा, या कलकत्ता में किया गया होगा। तीन प्रेसिडेंसी थी, तो नगर निगम भी यहीं कहीं स्थापित हुए होंगे। तो इसका आंसर मद्रास है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जब आएंगे तो आप अगर दो को एलिमिनेट कर पाते हैं तो उस पर जाइएगा। मैं अगर होता इस क्वेश्चन को स्किप कर देता, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करता। ठीक है, जो कि मैंने 2021 के पीसीएस में नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था, 1688 में। ठीक है, नगर निगम। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज क्या थे। हम सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों सफल हुई थी। एक तो उसमें राष्ट्रीयता की भावना थी, वो ब्रिटेन वाले थे, वो अपने आप को एक तो अपर हैंड श्रेष्ठ समझते थे, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी। वो अपने देश के लिए संसाधन जुटाना चाहते, अपने देश को समृद्ध करना चाहते, तो पहला ऑप्शन सही है। कंपनी की सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, डेफिनेटली दे हैव such guns and very updated weapons, so this option is also correct. Third one is भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। दैट टाइम क्या होता है कि जब मुगल भारत में शासन कर रहे थे, नॉर्थ में, लगभग नॉर्थ में, और नर्मदा नदी उससे नीचे भी चले गए थे लगभग मुगल, हैदराबाद तक मुगलों का स्थापित था, दक्कन तक। तो उस टाइम भारत में उसके अलावा और कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। बाकी जो शक्तियां पैदा हुई उस दौरान अंग्रेजों के आने से पहले, मराठा थे, सब विघटित थे।
तो ऐसे एक राष्ट्रीय भावना नहीं थी भारत की। जितना आज जो भारत है, तो वो भारत विखंडित था, छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ा हुआ था, टूटा हुआ था। तो उसमें कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी, एक दूसरे से लड़ते रहते थे जमीन के लिए, संसाधनों के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय भावना नहीं थी पहली बात। इसके फलस्वरूप उन्हें कोई अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो जो व्यक्ति उन व्यक्तियों को, जो किसी भी राज्य में रह रहे हैं, जो उनको ज़्यादा पैसा देता था, अंग्रेजों ने ज़्यादा पैसा दे दिया, अंग्रेजों की तरफ आ गए, या किसी और राज्य के राजा ने दे दिया तो उनकी तरफ चले गए। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछे जाते हैं जनरली। ये देखिए 1994 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की डायरेक्ट रिपीट होने की यूपीएससी में। ठीक है, तो आप इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में देख सकते हैं। वो कॉज एंड इफेक्ट और उसके कारण को पूछता है यूपीएससी, इसी तरह वो सीधा फैक्ट नहीं पूछेगा। आप जो पहला क्वेश्चन आया था नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, ये यूपीएससी कभी नहीं पूछता, यूपीपीसीएससी ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन है लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश इन कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेट कंपनी। कितना खतरनाक से नाम दिए गए हैं। तो आप उसमें ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो डेफिनेटली लीवेंट कंपनी का हम कहीं नाम नहीं लिखते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या ऑप्शन लगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी वो कहाँ से आई थी, वो समुद्र के मार्ग से आई थी। तो इसका एक था कि एक जो लैंड के थ्रू भी एक ट्रेड हो रहा था, इंग्लैंड के थ्रू, वहाँ से यूरोप, यूरोप से फिर कुछ तो दुनिया, तुर्की होते हुए फिर मिडिल ईस्ट तो होते हुए भारत तक आते थे वो लोग। तो वो कंपनी का नाम था लीवेंट, जिसका 1593 में अधिकार मिला था उसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवेंट कंपनी। अगर वो समुद्री मार्ग से पूछ ले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आंसर होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, 2014 में पूछा गया, बाद दोबारा फिर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आने वाली कंपनी है भारत में ब्रिटेन की तरफ से, जिसका नाम लीवेंट कंपनी था। ये स्थल मार्ग के थ्रू आई थी, व्यापार करने के लिए इसको अधिकार 1593 में मिला था। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्री मार्ग से आई थी, इसे 1600 में एलिजाबेथ ने इसको चार्टर अधिकार दिया था अगले 9 सालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। 1605 तक कौन, हमें देखो ये क्वेश्चन कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल का क्वेश्चन इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिक्स करके पूछ लिया है। अगर आपको ये पता होगा कि मतलब अकबर का शासनकाल लगभग 1556, 1556 में स्टार्ट होता है, जब युद्ध होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है वो हेमू के साथ। ठीक है, उस युद्ध में अकबर विजयी होता है, बैरम खां उसको जिताता है। 12-13 साल का अकबर होता है केवल। अकबर का एक सांकेतिक लीडर के तौर पे वहां पे दिखाया गया, बादशाह के तौर पे दिखाया गया उसको। वो लड़ाई नहीं कर रहा होता, बच्चा क्या लड़ाई करेगा। ठीक है, सांकेतिक है। और एक फिल्म बनी थी उसमें भी कुछ इसी तरह का दिखाया गया था। तो बैरम खां उस पूरे युद्ध को लड़ता है, और जब अकबर बड़ा हो जाता है तब वो अपनी पूरी महानता को दिखाता है, किस तरीके से उन्होंने इस देश को, जो भी था, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उस टाइम डेमोक्रेसी थी, ऐसा कुछ था। जो भी गवर्नर था उनमें से बेस्ट था। मैं उस टाइम के गवर्नर की बात कर सकते हैं। ओके, तो मतलब राजाओं की बात कर सकते हैं। तो बाकी हमें इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अकबर था उस टाइम, 1605 तक अकबर था। उसके बाद उनके अकबर के बेटे जो थे जहांगीर, वो बादशाह बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। अंग्रेजों ने 1613 में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, कहाँ पे, सूरत में। अब सूरत में आप क्वेश्चन है बहुत बार आपको ये पढ़ेंगे, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि सबसे पहले वो मूसलीपट्टनम एक जगह है, वहाँ पे आते हैं अंग्रेज।
ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो कोई कारखाना स्थापित नहीं करते हैं। सबसे पहला मुसलीपट्टनम में स्थापित ना करके 1611 में अस्थायी तौर पे वहाँ पे कारखाना बनाते हैं। स्थायी तौर पे जो कारखाना 1613 में बनता है वो सूरत में है। तो राइट आंसर इज सूरत फॉर अंग्रेजों के लिए। ठीक है, पहला। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में 1613 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इलाहाबाद का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन को जब आप करें तो थोड़ा दिमाग खोल लीजिए। ठीक है, हो जाएगा, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। हुआ क्या था जब बक्सर का युद्ध होता 1664 में। ठीक है, तीन सत्ता, तीन अवध का शासक, ठीक है, बंगाल के शासक और बिहार उड़ीसा उस एरिया के शासक जो होते हैं, और आपके बादशाह मुगल, वो लड़ाई करते हैं। किसके साथ करते हैं? अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हैं और बक्सर का युद्ध हार जाते हैं। जब ये तीनों शक्तियां बक्सर का युद्ध हारती हैं तो अंग्रेज अपने आप को अजय के तौर पे देखते हैं। उनको एक दीवानी और राजस्व राइट भी मिल जाते हैं। सब इट्स नियर अबाउट 1765। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ का नवाब होता है अवध का, सादत अली खान को, जो द्वितीय होता है, उसको राज करने के लिए दे देते हैं। संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि पढ़ी होगी आपने। उस संधि के तहत उनको राज करने देते हैं। राज करते रहते हैं वो। थोड़े समय बाद 20-30 साल के बाद, इट्स नियर अबाउट 65 एंड 25 एंड 8, इट्स नियर अबाउट 32 ईयर्स, 32 ईयर्स, अंग्रेज उस किले को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो वो ईयर था 1798। इस क्वेश्चन आर ओ में आया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर अगर मैं लगा के आता, मुझे जो ईयर इसकी पता थी 1798, ये मैंने कहीं पढ़ा था ऐसी। ठीक है, तो इसका आंसर मैं डी लगा के आता। मैं आर ओ नहीं देता हूँ, तो ओनली पीसीएस के एग्जाम देता हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं इसका आंसर डी लगाता। आयोग ने इसका कोई आंसर माना नहीं, इसलिए इसको स्टार मार्क्स दिया है। ठीक है, गलत मान गया। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके? तो बहुत आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, लुईस 14वें। लुईस 14वें के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, उनके एक मंत्री थे कालवर्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। ठीक है, 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत रवाना हुआ था। 1668 में सूरत में उन्होंने पहला व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये दो फिर से क्वेश्चन पूछा है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, तो मुझे जो जरूरी है मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है जहाँ से पीसीएस के यूपी पीसीएस क्वेश्चन बार बार पूछती है, मैं वो आपको करता चला जाऊंगा। उस व्याख्या को, उनके वो ब्रीफिंग को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? देखो, लुईस 14वां ताजा था उस टाइम पर, लेकिन जो उसका मंत्री था कालवर्ट, उसी को माना जाता है। वो ईयर था 1664। ईयर भी पूछा जा सकता है, तो आपको वो भी याद रखना है। पहला व्यक्ति जो 1667 में आया था वो भी याद रखिएगा। फ्रांसिस कैरो के दल के नेतृत्व में एक दल भारत पहुंचा था। ठीक है, 1668 में उसने सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री भी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? ऐसा क्या हुआ था? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ऐसा नहीं था। डुप्ले को असमय बुला लिया गया था, लेकिन डुप्ले ने जो कूटनीति भारत में चली थी, ठीक है, वो बड़ी सक्सेसफुल हो रही थी उसकी, लेकिन उसको असमय बुलाने के कारण पूरा फ्रांसीसी अभियान ही डूब गया फ्रांसीसियों का। बहुत बड़ी गलती थी उनकी। अंग्रेजों का फौज शक्तिशाली थी। अच्छा, भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे? नो नो नो, सम रूलर्स फ्रॉम इंडिया दे लाइक द फ्रांसीसी। जैसे हैदर अली की पूरी पूरी सेना को फ्रांसीसियों ने प्रशिक्षण दिया था, जो आधुनिकरण किया था अपने सेना में, उनके हथियारों में, उसके पीछे कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का बड़ा रोल था, हैदर अली की इसमें।
पौंडचेरी सामरिक केंद्र था, तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। राइट आंसर इज बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। पौंडचेरी, गोवा, ट्रांकेवार, संद्रास। तो आप देखिए पुर्तगीज कहाँ से रिलेटेड करते हैं, आज भी पुर्तगालियों के वंशज जो हैं कहाँ आपको मिलेंगे, गोवा में। तो गोवा का बी का आंसर क्या, 3 हो जाना चाहिए। तो 3 कहाँ कहाँ है, केवल ए में है, तो पहला ही आंसर आप टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। इसी तरीके से आप अपने समय को बचाएंगे। क्योंकि हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, हमें सारे ऑप्शंस देखने हैं। तो पौंडचेरी किससे रिलेटेड होना चाहिए, फ्रांसीसियों से होना चाहिए, तो 2 नंबर फ्रेंच। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये आर का। ट्रांकेवार, ट्रांकेवर रिलेट करते हैं डेनिश से, डेंस। ठीक है, संद्रास किससे करते हैं, डच से। ओके, तो आप अभी जो याद रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, संद्रास याद रख लीजिएगा, ट्रांकेवार याद रख लीजिएगा, जो डेनिस है, डेंस है, उनसे। अगला क्वेश्चन याद देखिएगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो चिंसुरा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2017 पीसीएस प्री में पूछा गया है। तो चिंसुरा देखो, कहीं ऑप्शन कहीं आ रहा है चिंसुरा, ठीक है, तो ए आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। डचों का सूरत में भी था। हाँ, डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ स्थापित किए थे, नागपट्टनम, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में है। और यूपीएससी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा है कि एक ये पोर्ट था, ठीक है, जहाँ से हम साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ व्यापार करते थे। चिंसुरा या इन वेस्ट बंगाल, मछलीपट्टनम इन तमिलनाडु, सूरत, हाँ सूरत बिल्कुल डचों के लिए था। भरूच, भरूच में मुझे नहीं पता है, लेकिन सूरत था, तो ये भी ऑप्शन सही है। कोचीन, अहमदाबाद, पटना, पटना, बालासोर, ये भी कंट्री जो जगह थी वो डचों के व्यापारिक अड्डे थे, तो पटना इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी। जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे व्यापारिक, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट इन रिलेटेड टू डच। तो आंसर क्या, डी। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर हम यूरोपीय शक्तियों के तौर पे देखें तो 2 लोगों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के। इसी के आधार पर 3 फ्रांसीसी युद्ध होते हैं। ठीक है, कुछ अंग्रेज मतलब वहां भी हो रहे थे, विदेशों में भी, मतलब यूरोप में भी कुछ युद्ध हो रहे थे जिसका इफेक्ट भारत में आ रहा था। कुछ भारत की कुछ कंडीशन ऐसी, पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी बन गई थी जिसके कारण ये युद्ध हुए। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, आंसर इज ए। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही जरूरी है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आगे आपको दिखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो 1740 में आरंभ हुआ था, जिसका विस्तार मात्र था, ये भारत में भी आ गया। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने 1746 में ईस्वी में युद्ध शुरू कर दिया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण भी था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, सूची 1 सूची 2 उनको मेल करने के लिए, मिलान करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक संधि हुई थी इस युद्ध में, जिसको बोलते हैं एक्सला चैपल की संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला चैपल की संधि, तो ए का हो जाएगा 4, कहीं ए का 4 दिया है क्या, सी में दिया, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तृतीय युद्ध जो लास्ट वन था वो, उसमें पेरिस की संधि हुई थी, वहीं से युद्ध 1763 में खत्म हो गया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो प्रथम युद्ध तो एक्सला चैपल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णय युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध जो था, ब्रिटेन की हार हुई थी। इसमें आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ जो आपके काफ़ी काम आएगा। जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे होंगे तो आपको ये काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है वो देखिए।
आप देखिए पूरी घटनाक्रम देखिए कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, अंग्रेज अजय हो जाते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में उनका डंका बोलने लगता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही उनके जो कंपनी थी, कंपनी अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी, अपनी सेना को बढ़ा रही थी, और अब वो यहाँ पर ना केवल एक व्यापारिक कंपनी थी बल्कि एक प्रशासनिक काम भी कर रही थी। उसको दीवानी राइट मिल गई थी, उसको राजस्व कलेक्ट करने के लिए उड़ीसा, बंगाल और बिहार, 3 जगह के उनको राइट मिल गए थे भाई कलेक्ट करने के। अब वो प्रशासनिक काम भी कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने द्वै द्वैत शासन भी लगाया था बंगाल में कि प्रशासनिक काम वो करेंगे, व्यापारिक काम हम करेंगे, हम राजस्व इकट्ठा हम करेंगे, तुम प्रशासनिक काम देखो। सारी कहानी की जड़ आप देखेंगे ना तो ऐसे ही निकल के आती है कि जो उनके वंशज थे, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के जो वंशज थे उनको उनको प्रशासनिक कार्य दी थे उन्होंने, भाई प्रशासनिक आप देखो, पूरा लॉ एंड ऑर्डर आप संभालो, राजस्व और बिजनेस ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो उसी में क्या होता है, साउथ इंडिया में एक बंदा अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होता है, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा होता है, इसका नाम होता है हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली अंग्रेजों से युद्ध करता है 1767 में, और ये 1767-69 का युद्ध 69 में वो अंग्रेजों को हरा देता है, जिससे अंग्रेजों को आर्थिक हानि होती है। उसी 1770 में फिर अकाल आता है बंगाल का, फिर उनको इकोनॉमिक लॉस होता है। ऐसे करके अंग्रेजों को लगातार इकोनॉमिक लॉस जब होने लगते हैं, तब वो ब्रिटेन संसद के पास चले जाते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, हमें बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। चूंकि ब्रिटेन की संसद भी काफी समय से ये देख रही थी किस तरीके की व्यापारी कंपनी एक राज्य पर एक तरीके सत्ता करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रही है, तो उनके मन में भी लालच आया, और कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो मजा ही आ जाएगा पढ़ने का, ठीक है। तो प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेजों की हार होती है और इकोनॉमिक लॉस होता है उन्हें, और उनकी प्रतिष्ठा को भी एक तरीके से धब्बा लगता है। हेलो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेल नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध होता है 1746 में स्टार्ट होता है, 48 में खत्म हो जाता है। सेकंड फिर लगातार फिर स्टार्ट हो जाता है, 48 में स्टार्ट, 49 में लगभग स्टार्ट हो जाता है वो, है ना, 52 में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आंसर बी होगा इसका, 50 में स्टार्ट नहीं होता है, 49 में स्टार्ट हो जाता है। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध लगभग 7 साल का युद्ध होता है ये, इन्होंने 58 दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं 58 में स्टार्ट होता है, 63 में खत्म हो जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, और यहीं से मराठा साम्राज्य का पतन स्टार्ट होता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बड़ा ही सदाशिव भाऊ करके वहाँ पे एक बहुत प्रतापी एक सूरमा हुए थे मराठाओं के साम्राज्य में, वो उस युद्ध में मारे जाते हैं। अगर वो नहीं मारे गए होते तो डेफिनेटली मराठा पूरे भारत पर कब्जा करते, अगर अब अहमद शाह अब्दाली उस टाइम अटैक ना किया होता तो। बट किस्मत को कुछ मंजूर था, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना था या जो भी था, मराठाओं की सत्ता नहीं आनी थी पूरे देश में, तो वो युद्ध वो हारे। और इसीलिए पानीपत जो है बहुत ही जरूरी जगह हो जाती है। जब भी हम युद्धों को पढ़ते हैं, पानीपत की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि दिल्ली और आसपास की जितनी भी जगह हैं उससे कनेक्टिविटी अच्छी है उसकी, और एक तरीके से फीडिंग पॉइंट की तरह काम करता है जो भी नॉर्थ वेस्ट से आ रहे होते हैं उनके लिए। उन्होंने अगर पानीपत कब्जा लिया तो बाकी नॉर्थ इंडिया उनके कब्जे में आ जाती है, सब उनके रीच में होती है। एक प्लेन एरिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। ये 49 में स्टार्ट होता है। अब देखिए रिपीट हो जाए 2020 में, अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से 2016 में पीसीएस का करके गए होते और 2020 का एग्जाम दे रहे होते, और जो 2024 का हम एग्जाम देंगे, हम ये डिस्कस करेंगे पूरे पेपर को, पेपर में देख लीजिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन आया होगा, जो PYQ में आए हुए क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के पूर्वालोकन लगाते समय, इस बात को देखते हुए
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हम लोगों का जब कोई इस तरीके से बताता है, तो कि एक्स लार्ज सापेल की जो संधि है जो 1748 में हुई थी, ये किस युद्ध की समाप्ति पे हुई है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पे, बिल्कुल सही। तो एक नंबर तो सही हो गया है, पहला ऑप्शन सही है। फिर उसमें था अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, ये बात भी सही है। ये जब हम हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इस क्वेश्चन में 50-50 के रेशियो में तो पहुंच ही गए। ठीक है, ठीक है, 50-50 के रेशियो में तो हम इस क्वेश्चन में पहुंच गए। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस युद्ध में अंग्रेजों को मद्रास द्वारा मिल गया था। किससे हथियाया था? फ्रांसीसियों से, क्योंकि फ्रांसीसियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध भी समाप्त हो गया, युद्ध भी समाप्त हुआ, जो जहां था वहीं पर रुका, और अंग्रेजों को पुनः मद्रास वापस कर दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि वांडीवास के युद्ध में जो 1716 में हुआ था, इसमें कौन हारा था? डेफिनेटली इसमें फ्रांसीसी हारे थे। फ्रांस के जो लोग थे वो हार गए थे। किससे हार गए थे? ब्रिटेन से। तो आंसर सी, ब्रिटेन के लोगों ने, जो तृतीय युद्ध चल रहा था, तो उसमें वांडीवास का एक संधि होती है, एक संधि भी, इसको नाम याद रखिएगा, इसे वांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। उसमें ब्रिटेन से फ्रांस हार जाता है। तो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में अंग्रेजों की सफलता फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही हैं? पहला, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति प्राप्त हुई थी। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं उनको बूस्ट किया था, उनकी पावर को। अंग्रेजों की बेहतर नौ सैनिक ताकत, ये बात भी सही है, क्योंकि आप देखिए पुर्तगालियों में एक बंदा होगा, भैया एक बात कहेगा कि जब तक आप जो हिंद महासागर है, अरब सागर है, जो सागर है जो भारत के साथ कनेक्ट हो रहा है, उस पर कब्जा करके रखेंगे, उस समुद्री मार्गों पे कब्जा करके रखेंगे, आप भारत पर के साथ बेहतर व्यापार, उन पर अधिकार, उनसे कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे ही आपका नौ सैनिक शक्ति खत्म हुई, जिसकी भी कमजोर साबित हुई, ठीक है, वो इस रेस से आउट हुआ। अब इतिहास में एक चीज बिल्कुल क्लियर कट दी गई है कि नौ सैनिक शक्ति, समुद्री ताकत जिसकी ज्यादा थी, उसने पूर्व के साथ व्यापार आगे किया। इसमें अंग्रेजों ने इसमें एडवांटेज उठाया, उनकी ये शक्ति बेहतर थी दूसरी यूरोपियन कंपनीज की शक्ति से, समुद्री शक्ति से। तो आंसर इज सी। ठीक है, अब देखिएगा, अब कहानी मैं वहां से स्टार्ट करूंगा जब प्लासी का युद्ध होता है 23 जुलाई 1757 को। प्लासी का युद्ध, जिसने भारतीय इतिहास को ही बदल के रख दिया। हम जो पूरी ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक हम आईएएस यूपीएससी और ये सिविल सर्वेंट जैसी एक परीक्षा दे रहे हैं, ये सब परीक्षा कहाँ से आई हैं? अंग्रेजों के यहाँ से। वहीं पर ये इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते थे। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। अगर वो युद्ध भारत भारत नहीं कहेंगे, वो युद्ध बंगाल या का शासक नहीं हारता अंग्रेजों से, उसके बाद बक्सर का युद्ध नहीं हारे होते, तो हम जो आज हैं, जो जैसा देश हमारा आज है, शायद कुछ और होता। तो वो युद्ध बड़ा निर्णायक था, इसने अंग्रेजों की सत्ता को अगले 200-250 सालों के लिए भारत में स्थापित कर दिया। 1757 को वो जीते, और आप देखिएगा 200 लगभग 190 साल तो आप सीधे सीधे लगा सकते हैं इसमें। 190 ईयर तो डायरेक्ट है, मोर देन 190 ईयर, या इट्स 190 ईयर, नियर अबाउट 200 ईयर्स अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, भारत की बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट किया। जो हमारा संविधान है वो 1938 के जो गवर्नमेंट भारत सरकार अधिनियम जो है, उससे कहीं काफ़ी हद तक प्रभावित है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा, दो लाइनें जो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, फिर गुनगुनाऊंगा आपके लिए। तो
तो लाइनें इस प्रकार से हैं, जयशंकर प्रसाद जी की लाइनें हैं। सॉरी दोस्तों, मैं चलो आगे आपको पढ़ाता हूँ। अभी कुछ और बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे, टॉपिक नहीं तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के शासक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था? अब मुगल सम्राट बंगाल के गवर्नर को नियुक्त करता था, अंतिम कौन था? तो आप देखो, इसमें दिया गया है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान तो बिल्कुल नहीं थे। सरफराज खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ठीक है, और अलीवर्दी खान। अच्छा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। तो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। आर ओ आर ओ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं मेरे लिए भी एकदम से नया क्वेश्चन है। स्टार मार्क्स मैंने लगा रखा है इसमें, क्योंकि मैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि मैं ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था? मतलब मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त। ओके ओके ओके। तो दो चचेरे भाई थे, उनका नाम था मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान। इन बंगाल को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो जिसको सूबेदार बनाया गया था, अंतिम गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, वो था मुर्शिद कुली खान, जो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? मुगल सम्राट के द्वारा। वो मुगल सम्राट कौन था? वो था फारूक सियार। फारूक सियार ने 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उनका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखो क्वेश्चन आएगा, मोहम्मद शाह को किस और नाम से जानते हैं? तो आपको भैया पता होना चाहिए, उसको रंगीला के नाम से भी जानते हैं, रंगीला शासक था। वो भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है उसकी भी। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था, ठीक है। उसके बाद अलीवर्दी खान बने, फिर सुजाउद्दीन दौला। सुजाउ सिराजुद्दीन दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? क्लासिक युद्ध में। युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है पीसीएस। तो आपको पता होना चाहिए, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें क्लाइव ने हरा दिया था सिराजुद्दौला को प्लासी युद्ध में 23 जुलाई 1756। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कैसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो भैया रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे भाई, तो उसको एक नाम दे दिया गया था। हेवंस से जो सेना नायक आता है उसका नाम दिया था। किसने दिया था ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो भैया बिल्कुल रट्टा मार लो इस क्वेश्चन को कि अल्बुकुर्क तो पुर्तगालियों से संबंधित है, फ्रांसिस डुप्ले, डुप्ले किससे संबंधित? फ्रांसीसियों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने बंदोबस्त, भूमि सुधार, ये सब करके देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव, जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, बी इज राइट आंसर। इनको विलियम पिट द्वारा यह कथन दिया गया था, विलियम पिट भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? कौन ऐसा था जो डर गया था और जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? आंसर था मीर कासिम। जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे इसमें, तो मीर कासिम कैसे डरता है, ये भी एक तरीके से इसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है, और ऐसा वो क्यों करता है? वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। उसे डर था उसकी कहीं हत्या ना कर दी जाए, इसलिए वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करता है। और ये भी चाहता है अंग्रेजों का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप भी ना हो। अब देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। अब आप लोग इसमें बिल्कुल समझ जाइए कौन सा ऐसा युद्ध था। आप देखो, बक्सर का युद्ध भी दे दिया इसने, प्लासी का युद्ध दे दिया। तो
बक्सर के युद्ध ने तो वो कंडीशन क्रिएट कर दी थी कि अब अंग्रेजों के आगे कोई नहीं है। ठीक है, उनने सारी नॉर्थ की जितनी बड़ी शक्तियां थी, तीनों शक्तियां मिलके लड़ी थी और तीनों को हरा दिया था। तो अब कौन लड़ेगा उससे? मराठा शक्ति ऑलरेडी पानीपत के युद्ध में बर्बाद हो गई थी। हैदर अली जो धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा था, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को, इतनी बड़ी सेना को वो नहीं हरा सकता था। वो भी एक तरीके से 1799 में टीपू सुल्तान जब मारा गया, श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी वहाँ पे, वो मारा गया वो तो वो भी थ्रेट खत्म हो गया अंग्रेजों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते समय निर्णायक युद्ध पूछा गया है, तो बक्सर का युद्ध होगा 22 अक्टूबर 1764। इसको पढ़िए, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे देख लीजिए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, ठीक है, अवध के नवाब, और अवध के नवाब मीर कासिम कहाँ का था? बंगाल का। अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला। दिल्ली के सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान कौन देख रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो। बहुत बार क्वेश्चन आया ये, बहुत सारे स्टेट पीसीएस क्वेश्चन ये पूछते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। अब भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा ना था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक निर्णायक साबित हुआ। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, चलो मैं सुना देता हूँ आपको जयशंकर प्रसाद जी की 2 लाइनें जो मुझे बड़ी इंस्पायर करती हैं। आप लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं। लाइनें इस प्रकार से हैं। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो जब भी, मैं तो ऐसा ही व्यक्ति हूँ कि जब भी धाराएं प्रतिकूल हों, जब भी आपको लगे कि आपके खिलाफ सब कुछ जा रहा है, तो डेफिनेटली आप एक चैंपियन की तरह उभर के ऊपर आइए। तो समय वही है। बहुत सारी हर्डल्स हमने इस पूरे एग्जाम को कराने के लिए, 1 शिफ्ट में लाने के लिए, इतनी सारे मेंटली प्रेशर आप लोग झेलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको मोटिवेट करती रहती रहेंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखो यहीं से क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, 2012 में भी पूछा, 2002 में भी पूछा गया है। अगर आपने पहले पूर्वालोकन लगाई होती, डेफिनेटली आप इसका आंसर एकदम दे देते। आपको कुछ नहीं इतिहास का पता है, आप जीरो बिल्कुल इतिहास में, और आपको ये एग्जाम का प्री निकालना है। मेंस तो नहीं निकलेगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे होंगे तो प्री निकल जाएगा। तो भैया सीधा आंसर है मीर कासिम, अभी पढ़ा है मैंने। तो सीधा आंसर मीर कासिम, बी, सी इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम। गिव मी 1 मिनट। हेलो दोस्तों, तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यहाँ देखिए उसने ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी दे रखा है, मीर जाफर, जो कि गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने स्टार इसीलिए लगाया होगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? देखो दीवानी किसने प्रदान की होगी? हम सब अभी हमने पहले पढ़ा था, शाह आलम द्वितीय था किसका? मुगल सम्राट, तो उसी ने दी होगी। तो दीवानी तो वही देगा ना। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। अब हमारे देखो एक क्वेश्चन 2016 का कंप्लीट हुआ, 2002 में अगर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया होता, 2003 में, 1990 में, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से लगाते, शाह आलम द्वितीय। तो 3 लोगों का कंबाइन फॉर्म थी ये, शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर, और एक और थे, इनका नाम था सुजाउद्दौला, नवाब थे अवध के। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करने हैं तो तेजी से करते हैं।
1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? कौन था ऐसा मुगल सम्राट? कौन था वो? शाह आलम द्वितीय। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट मिले थे? कौन था? देखो, इसमें जो लड़ाई कर रहा था वो बंदा कौन था? क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव। और मुनरो उनका मेजर था। ठीक है, तो कौन था गवर्नर? वो था लॉर्ड क्लाइव। अवध सल्तनत को हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कही, और वो देख लीजिए, देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दीन के अर्थ मंत्री थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है ये। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्य कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। बिल्कुल सही बात, दोनों आंसर सही है। ठीक है, अब तो इसका पढ़ लेते हैं कि अवध के नवाबों को के राज्य में हिंदू अधिकारियों की भी उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती थी। असफुद्दौला के दीवान अर्थ मंत्री राजा टिकैत राय थे। राजा झाऊलाल नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री और सेना नायक राजा नवल राय आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अतः प्रश्न के उत्तर दोनों ही सही हैं, आंसर सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? कौन था? मराठा थे, मुगल थे, सिख थे कि राजपूत थे? तो मराठाओं ने अंग्रेजों के साथ 3-4 युद्ध लड़े हैं। तो हम वो युद्ध आपको ब्रीफली कभी बता देंगे जब फ्री होंगे। अभी तो आप इतना याद रखिएगा, मराठाओं ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। क्योंकि मराठाओं को इसीलिए हम राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं अपने, उनको इतना सम्मान है, शिवाजी का इतना सम्मान है, इसीलिए है। ठीक है, अब देखो क्षत्रिय राज पंजाब, मैसूर, इनके बारे में क्वेश्चंस। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, श्रीनगर, मकराना, श्रीनगर शामिल था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। रणजीत सिंह जी के, जो कि पंजाब में वास्तविक संस्थापक थे। एक सुकुर चकिया मिसल थी, उसमें पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं हम लोग कि रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर, 1805 में अमृतसर और 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत के अंतर्गत श्रीनगर इसका आंसर हो जाएगा, कश्मीर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जो गुरु गोविंद साहब है, ठीक है, गुरु नानक तो सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, लकराना इनका जन्म स्थान है पंजाब में। गुरु गोविंद साहब जो 10वें गुरु हैं, उनके बाद क्या होता है, सिखों को और मजबूती देने के लिए 12 मिसल्स में अपने आप को तोड़ते हैं। उन्हीं एक मिसल्स में एक मिसल होती है, वो क्या होते हैं, लड़ाकू ग्रुप होते हैं एक तरीके से 12-12 के, जिससे कि वो उनको कोई एक खत्म ना कर पाए एक बार में। तो वो अपने आप को 12 हिस्सों में तोड़ते हैं और एक साथ मिलकर लड़ते हैं। ठीक है, कोई भी विरोधी आता है तो सिख बड़े ताकतवर थे उस टाइम पे। सिखों का इतिहास भी बहुत ही वीरता से भरा हुआ है, हम आपको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कहानी स्टोरियाँ आती हैं। अभी पिक्चर आई थी एक केसरी, आपने देखी हो, अक्षय कुमार की। अंग्रेजों के लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन वो उस टाइम भी कितनी वीरता से उन्होंने उस पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो अंग्रेजों का मतलब सिखों का इतिहास बड़ा वीरता पूर्वक है। उनमें सबसे प्रमुख जो थे वो थे रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये सुकर चकिया मिसल है, उससे संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? बहुत आसान है, लाहौर। अब देखिए, लाहौर की लोकेशन किससे जुड़ती है? अमृतसर से। आप कभी बाघा बॉर्डर जाइएगा, बाघा बॉर्डर गए कोई तो आप सभी लोग, बहुत लोग गए होंगे। मैं एक बार गया था तो मैंने पाकिस्तान देखा था वहाँ से। ठीक है, अपने देश जैसी मिट्टी है, क्योंकि एक ही तो देश था पहले, बाद में बटा। ठीक है, तो आप ज़रूर बाघा बॉर्डर जाइएगा। वहाँ की जो सेरेमनी होती है, दोनों देश की जो सेना एक दूसरे का अपना प्रदर्शन करती हैं, बड़ा देखने लायक होता सीन। उससे पहले आप अमृतसर मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, उन पवित्र जगह का दर्शन कीजिए।
बड़ी ही पवित्र जगह है, आपको बड़ा सुकून मिलेगा वहाँ जाके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य राजधानी हमने बता दी आपको, लाहौर। ठीक है, 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पे कब्जा किया, उसे अपनी राजधानी बनाया। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? वो था लाहौर। ये क्वेश्चन बड़े, अदालत ए आला की स्थापना कहाँ हुई है? लाहौर। तो अदालत ए आला एक तरीके से न्यायालय की जगह होगी। ठीक है, स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये थी महाराजा रणजीत सिंह की। बड़ी अच्छी स्टोरी है इनका। मैं किला देखता हूँ, वहाँ पे किला है फगवाड़ा, एक पंजाब के पास में फल्लौर एक जगह है, वहाँ पे किला बना हुआ है। जब आप जाएंगे कभी पंजाब घूमने, तो लुधियाना, लुधियाना के बाद एक छोटा सा कस्बा सा आता है फिल्लौर, वहाँ इनका एक किला भी है, बड़ा बढ़िया किला है, आप देख के आइए कभी। एक आंख थी इनकी, तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि मेरी ईश्वर से इच्छा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए मेरी केवल एक ही आंख है, दूसरी आंख नहीं है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, यह बात बिल्कुल सत्य है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, गलत है। इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, सिख धर्म छोड़कर रूस की यात्रा की थी, उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसका मैं, ये थोड़ा स्टार क्वेश्चन के श्रेणी में आएगा, तो देख लीजिए इसका। मैं आपको ब्रीफली जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको पढ़ लेते हैं। पंजाब के ब्रिटिश विलय के समय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद बनाई थी, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया था, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। तो सदस्य नहीं थे, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी सदस्य नहीं थे, एच.एम. एलियट इसके सदस्य नहीं थे, सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस सदस्य, ग्रीनविल सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766-1769 कौन विजयी हुआ था? जब आंग्ला मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो इसमें कौन युद्ध? हैदर अली विजयी हुआ था। मैंने देखो वही 67 में अंग्रेजों की हार हुई थी, उस कहानी को यहाँ से जोड़ लीजिएगा। मद्रास की संधि होती है, अंग्रेजों को हैदर अली ने हरा दिया था उस टाइम पर, जब अंग्रेजों ने तीनों की सेना को हरा दिया था, मुगलों की सेना को। वहां पर एक हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, क्योंकि उसने उसकी बात को समझा कि ये जीत कैसे रहे हैं, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे, आधुनिक प्रशिक्षित सेना थी, जो एक सही तरीके से राष्ट्रीयता की भावना से काम कर रही थी। उस बात को पकड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली। निम्नलिखित आंसर इज बी। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया था? इट्स हैदर अली। हैदर अली ने भी किया था, लेकिन इसका राइट आंसर टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है कि इसने अपने आप को और मॉडिफाई करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए विदेशी शक्तियों को, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे, उनके सहयोग लिया था, अपने दूतावास स्थापित किए गए। तो राइट आंसर इज टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पॉलीलूर में हराया था। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780-84 में हुआ था, इसमें 1780 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को पॉलीलूर में हरा दिया था। अब सुमेलित है, कौन सुमेलित है?
प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ, गलत बिल्कुल। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, जो सही है, ये भी गलत बात है। ठीक है। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, बिल्कुल गलत बात है ये तो। चतुर्थ, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुए 1799 में। डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा और इनको कालानुक्रमिक व्यवस्थित भी करिएगा। मुद्दकी का युद्ध, पोर्टे नोवा का युद्ध, बेदरा का युद्ध और सकरखेड़ा का युद्ध। अब देखो, मुझे एक युद्ध के बारे में पता है, बेदरा का युद्ध। अब मुझे किसी युद्ध के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, 1759 में हुआ था। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन पीसीएस 2022 में आया था, मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है, मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अगर आपको राइट लग रहा है तो आप सही करके आ जाइए कि हाँ मुझे बेदरा पता था तो मैं, लेकिन बाकी का कुछ आइडिया नहीं था तो क्वेश्चन गलत हुआ। तो अभी यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, फोर्टे नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ, मुदकी का युद्ध 1885 में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3, 4, 2, 1 इज द राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में देखिए इलाहाबाद की संधि। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन जितना देखने में टफ लग रहा है आपको, बहुत टफ लग रहा है ना भाई, नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें पता है इलाहाबाद की संधि हम बार बार पढ़ते हैं। बड़ी 1764 बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है। नवाब अवध के नवाब को क्या कह दिया जाता है? सुजाउद्दौला को कह दिया जाता है अब यहाँ पे शासन करो, लेकिन यहाँ का सारा प्रशासन कौन देखेगा, राजस्व कौन संभालेगा? वो अंग्रेजों के अधीन वहाँ पे शासन करते हैं। 1765, तो ए का 4, तो आंसर बी और सी में से होगा। पहली चीज ये क्लियर कट हो गई। अब मैंगलोर की संधि है। ठीक है, तो मैंगलोर की संधि का भी कोई आइडिया नहीं मान लीजिए। ठीक है, थोड़ी टफ है तो नहीं आइडिया है, लेकिन सालवाई की संधि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 और 82 के बीच में जब युद्ध होता है, और उस युद्ध में क्या होता है कि संधि करते हैं मराठा अंग्रेजों के मध्य, 1782 में होती है, इसे सालवाई की संधि के नाम से जानते हैं। तो सी का 1, अब सी का 1 किस में है? ए में है कि सी में है? तो आंसर हो गया सी। आंसर आप दो ऑप्शन से आप आंसर निकाल लाए। लेकिन हमें मैंगलोर की संधि भी पता होनी चाहिए, हमें मद्रास की संधि। तो मद्रास संधि हमें पता है किन किन के बीच हुई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। ठीक है, यहाँ पे प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध है ये, इसे मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। एक मद्रास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये महत्वपूर्ण संधि है। मुझे 2 का पता था तो मैंने इसका सही आंसर लगाया था उस साल भी। अभी देखते हैं मद्रास की संधि। मद्रास की संधि देखिए, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 और 69 में हुई। इसके बाद 1769 में हैदर अली अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी, हम सभी जानते हैं। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780-84 में, जिसे अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच 1784 में हुई थी। तो इस प्रकार 1784 मैंगलोर की संधि, मद्रास की संधि 1769, 1 कम 70। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।